एवरीवन, वेलकम टू एसपी विथ बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग यहाँ पे खान सर जीएस रिसर्च सेंटर की बुक कर रहे हैं, जो कि जीके बायोलॉजी की है और हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका हर एक पॉइंट जो क्या है बहुत ही परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो जितना भी हो सके अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें और सब तक ये पहुँचाएँ ताकि खान सर की नोट्स जो है हर जगह पर जा कर के पहुँचे। तो अब हम लोग देखो टॉपिक करते हैं। इसके पहले देखो कुछ टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और उसके MCQs भी कर लिए हैं। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, अंगों का वैसा समूह, क्या अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है उसे कहते हैं सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहा जाता है। श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। ठीक है, हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं जिसके फलस्वरूप यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है और CO2, ठीक, H2O तथा ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा यानी कि ऊष्मा निकलती है। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज हुआ आपका, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक, ऑक्सीजन आपकी हो गई 6O2। ठीक है, देखो ये जो मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं वो आगे देखो बैलेंस करने के लिए, समीकरण बैलेंस करने के लिए लगे हुए हैं। ऑक्सीजन का आपका फॉर्मूला जो होता है वो O2 होता है। ठीक, तो जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिली, ठीक, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिली तो आपका बना क्या, देखो कार्बन डाइऑक्साइड बना प्लस का वाटर बना और कितनी 686 कैलोरी क्या हुई, ऊष्मा निकली। 686 कैलोरी क्या हुई आपकी, ऊष्मा का निष्कासन हुआ। ठीक, ऊष्मा का क्या हुआ, निष्कासन हुआ। श्वसन की क्रिया, ठीक है, जो श्वसन की क्रिया होती है वो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। ठीक है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। इसके फलस्वरूप क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। देखो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होती है, जो मतलब श्वसन की क्रिया होती है वह ऑक्सीकरण प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन होता है इसमें। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऊष्मा है निकलती है। यही कारण है कि मृत व्यक्ति, ठीक है, जब आदमी मरता है तो उसका क्या होता है, शरीर ठंडा पड़ जाता है। यही कारण होता है, क्योंकि देखो ऊष्मा निकलती है और जब श्वसन हो ही नहीं रहा है, ऊष्मा बन ही नहीं रही है, तो क्या होता है, जैसे आदमी मरता है उसका शरीर कैसा होता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो श्वसन की क्रिया एक अपचायी यानी कि कैटाबॉलिक क्रिया होती है। श्वसन की जो क्रिया होती है यह कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। ठीक है, श्वासोच्छ्वास, ठीक, श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीथिंग, सांस अंदर लेने तथा छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। मतलब पहले आपने सांस ली, ऐसे करके खींचा, ठीक, फिर ऐसे करके क्या किया, छोड़ दिया। ठीक, तो लेना और छोड़ना दोनों को कहते हैं श्वासोच्छ्वास। ठीक है, सिर्फ लेना नहीं, दोनों जब ली भी जाए छोड़ी भी जाए तब क्या हुआ, श्वासोच्छ्वास हुई। ठीक है, श्वासोच्छ्वास जो होता है दो प्रकार का होता है, एक देखो नी श्वसन होता है, एक नीह श्वसन होता है। ठीक है, एक नी श्वसन होता है, एक नीह श्वसन होता है। नी का मतलब समझ लीजिए, देखो नी श्वसन जो होता है मतलब आप सांस लेंगे, क्या करेंगे, आप सांस लेंगे। अब सांस में हम लोग लेते क्या है, नी श्वसन में क्या करते हैं, देखो सांस अंदर लेने की प्रक्रिया को नी श्वसन कहते हैं। नी श्वसन मतलब नाक के अंदर श्वास जा रही है। ठीक, नाक के अंदर क्या सांस जा रही है और देखो इसके द्वारा हम लोग लेते क्या है, ऑक्सीजन 21%। इन्वायरमेंट में जो चीज़ जितनी मात्रा में है वही तो लोगे ना, अलग से तो कुछ नहीं लोगे। तो ऑक्सीजन की मात्रा इन्वायरमेंट में 21% है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की 0.003% है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और N2 की कितनी 78% है। अब नीह श्वसन, नीह यानी कि नाक से बाहर निकालना, क्या, नाक से बाहर निकालना। जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, नीह श्वसन कहते हैं। जितनी मात्रा में हम सांस अंदर लेते हैं उतनी ही मात्रा में क्या करते हैं, सांस को बाहर छोड़ेंगे। ये तो है नहीं लिया थोड़ी और छोड़ बहुत रहे हो हैं, जितनी लोगे उतनी ही तो छोड़ोगे। ठीक, उतनी सांस बाहर छोड़ते हैं, किंतु गैसों का अनुपात बदल जाता है। गैसों का अनुपात क्या होगा, बदल जाएगा। नी श्वसन में गैसें क्या, देखो OT निकलेगी 17%। ठीक, 17% निकलेगी, बाकी की जो है वो हम लोगों ने ले ली। ठीक है, CO2 आपकी 4.6 ली हम लोगों ने, 0.03 निकल कितनी रही, 4.6%। नाइट्रोजन जितनी ली थी ये वैसे ही निकल जाएगी। ठीक, अब प्रमुख श्वसन अंग हम लोग देखते हैं, प्रमुख श्वसन अंग देखते हैं। तो देखिए प्रमुख श्वसन अंग क्या है, श्वसन तंत्र का वह अंग जो श्वसन तंत्र सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, जो श्वसन तंत्र में क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, प्रमुख श्वसन अंग कहलाता है। तो जीव के हम लोग यहाँ पे श्वसन अंग देख लेते हैं। एक कोश की जीव में विसरण विधि द्वारा श्वसन होता है। ठीक है, जलीय जीव में गिल्स क्लोम गलफड़ा, ठीक है, गिल्स क्लोम गलफड़ा के द्वारा होता है। कीट में श्वास नली द्वारा होता है।
टेडपोल जिसको बच्चा, देखो टेडपोल जो होता है, टेडपोल जो होती है, जो मेढक जो होता है उसकी बच्चा वाली अवस्था होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेढक गिल्स से लेता है, सांस लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद निष्क्रिय मेढक, जो निष्क्रिय मेढक होता है तो वो क्या करता है, स्किन से सांस लेता है, त्वचा से सांस लेता है, भूमि के अंदर निष्क्रिय पड़ा हुआ होता है। मानव, मानव जो होता है लंग्स से सांस लेता है, फेफड़े से सांस लेता है। केचुआ जो होता है वो त्वचा से सांस लेता है, स्किन से सांस लेता है। जीवाणु जो होता है मीसोसोम से सांस लेता है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक पॉइंट इसका क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव श्वसन, देखो मानव का श्वसन मार्ग, मानव जब श्वसन करता है तो वायु जिस मार्ग से अनुसरण करती है तो उस मार्ग को क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग कहते हैं। जब सांस लोगे सबसे पहले सांस कहाँ, नासा में जाएगी, ठीक है। नाक के छिद्र जो होते हैं उनमें जाती है, ठीक है। तो श्वसन मार्ग देखो सबसे पहले नासा छिद्र जिसको नॉस्ट्रिल कहते हैं। फिर देखो नासिका कपाट, दोनों छिद्र जहाँ पे देखो यहाँ माथा के बीच में जो होता है उसको नासिका कपाट कहते हैं। नासा वेसल, देखो नासा वाल्व कहते हैं। फिर ग्रसनी में जाता है, कहाँ जाता है, फायरिंग्स में जाता है। फिर स्वर यंत्र में जाता है यानी कि लैरिंक्स में जाता है, जहाँ से आवाज़ निकलती है, ठीक है। फिर उसके बाद श्वास नली में जाता है यानी कि ट्रैकिया में जाता है। कहाँ जाता है, ट्रैकिया में जाता है। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई यानी कि ब्रोंकाई में जाता है। फिर ब्रोंकाई से कहाँ जाता है, ब्रोंकियोलेस में जाता है। कहाँ जाता है, ब्रोंकियोलेस में जाता है। ब्रोंकियोलेस के बाद कहाँ जाता है, वायु कोष्ठ में जाता है। कहाँ जाता है, वायु कोष्ठ में जाता है। वायु कोष्ठ में जाने के बाद कहाँ, रुधिर में जाता है। रुधिर के बाद कहाँ, कोशिका में जाता है। देखिए ये मानव है, ये आपका सबसे पहले नासा छिद्र में जाएगा, यहाँ से नाक छिद्र होते हैं। नासा छिद्र के बाद फेरिंग्स में जाएगा, फिर लैरिंग्स में जाएगा, ठीक है। फिर देखो आपके कहाँ जाएगा, ट्रैकिया में जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा, ट्रैकिया में जाएगा। फिर उसके बाद देखो ट्रैकिया में जाने के बाद लंग्स में जाएगा। फिर देखो ब्रोंकियोलस में जाएगा। फिर ब्रोंकियाई में जाएगा। फिर एल्वोली में जाता है। उसके बाद देखो डायफ्राम जो होता है पुश करने का कार्य करता है। ये आपका क्या होता है, डायफ्राम होता है, ठीक। मनुष्य का डायफ्राम ही क्या करता है, ऊपर नीचे जिससे कहते हैं फेफड़े की होती है, ठीक है। आपकी तो देखो हम लोगों ने समझ लिया नाक क्या हुई। अब हम लोग समझते हैं डायफ्राम क्या होता है, ठीक है। डायफ्राम क्या होता है, देखो डायफ्राम जो होता है गुब्बाकार, ठीक, गुब्बाकार यानी कि डम शेप्ड पेशीय रचना होती है। कैसी होती है, डम शेप्ड की पेशीय रचना होती है। यह वक्ष गुहा के नीचे तथा उदर गुहा के ऊपर स्थित होती है। वक्ष गुहा के नीचे होगी और उदर गुहा के ऊपर स्थित होती है। यह संयोजी ऊतक का बना होता है। यह कैसा बना होता है, ये संयोजी ऊतक का बना होता है। निःश्वसन में 75% क्या होता है, देखो निःश्वसन में यह क्या होता है, 75% योगदान इसी का होता है, ठीक है। बाहर गैस निकालने में 75% योगदान किसका होता है, डायफ्राम का होता है। गर्भवती महिलाओं में निःश्वसन में डायफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता, यानी कि जब महिला गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो डायफ्राम वर्क करना बंद कर देता है। क्या होता है, डायफ्राम वर्क करना बंद कर देता है, ठीक है। ये देखिए आपका डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखो C3, C4, C5 दी हुई हैं, ठीक है। ये राइट फेरिंक्स नर्व दी है, ये लेफ्ट फेरिंक्स नर्व दी है, ये आपकी देखो पेरिकार्डियल दी है, ब्रैंकी ऑफ देखो फेरिंक्स नर्व दी है। ये आपका डायफ्राम जो नीचे दिख रहा है, ये डायफ्राम दिख रहा है। ये क्या है, आपका पेरिकार्डियम है, ठीक है। अब देखिए डायफ्राम टूट जाने पर क्या होती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि व्यक्ति को वहाँ गिरा और उसके शरीर में कहीं भी खरोच नहीं है और उसके क्या हुई, डेथ हो गई। इसका मतलब क्या होता है, उस व्यक्ति का डायफ्राम टूट चुका है। अब जब डायफ्राम टूट जाएगा तो क्या होगा, जब व्यक्ति सांस ही नहीं ले पाएगा तो उसकी मृत्यु तो वैसे भी हो जानी है। नासाच्छिद्र नॉस्ट्रिल क्या होता है, नाक का या देखो अगला भाग होता है, जहाँ से नाक के छिद्र जहाँ ओपन होते हैं इसी को कहते हैं अगला भाग। इसी भाग में क्या होती है, वायु अंदर जाती है, इसमें बाल पाए जाते हैं, छोटे छोटे देखो बाल देखे होंगे। देखो ये छानने का काम, ये एयर को छानने का काम करते हैं, वायु को रोकने का, देखो वायु में धूल जो कण होते हैं इनको रोकने का कार्य करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं बाल, ठीक। नासिका कपाट, नासा वाल्व क्या होती है, यह नाक का पिछला भाग होता है। इसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। जैसे कि आप निकालते हो तो आपकी क्या कहते हैं, नोजी नोजी कहते हैं ना, तो वो निकलती है तो म्यूकस पाया जाता है। नासिका कपाट के पास देखो अल्फैक्टरी लोब पाया जाता है। नासा जो कपाट होगा उसके पास अल्फैक्टरी लोब पाया जाता है, जो हमें क्या करेगा, सुगंध का एहसास दिलाता है। अब जा रहे होकर, हाँ भैया कचौड़ियाँ बन रही हैं, उनके घर में ये बनना है, वो बनना है, फूल की खुशबू आ रही है, इसने वो वाला परफ्यूम डाला है, तो ये अल्फैक्टरी लोब होता है, जिससे क्या होता है, हमें सुगंध का एहसास होता है, ठीक है। ग्रसनी फेरिंक्स क्या है, यह नसिका देखो नसिका कपाटे के नीचे तथा मुख गुहा के पीछे पाया जाता है। इस मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों जाते हैं। रिमार्क देखिए, ग्रसनी फेरिंक्स जो होता है निगल द्वारा गैलेट के माध्यम से ग्रसनी से देखो ग्रास नली जो होती है उससे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब स्वर यंत्र देखो, ग्रसनी जो होती है स्वर यंत्र यानी कि स्वर यंत्र के द्वारा श्वास नली से जुड़ती है। जो आपका फेरिंक्स होता है गलेट द्वारा ग्रास नली से जुड़ा हुआ होता है। जो लैरिंग्स होता है वो देखो वो स्वर यंत्र जो होता है के द्वारा देखो जो माध्यम से देखो, और ग्रसनी जो होती है, जो आपकी ग्रसनी होती है वो लैरिंग्स के द्वारा क्या होती है, ट्रैकिया से जुड़ी हुई होती है। अब हम लोग देखेंगे स्वर यंत्र, ठीक है।
क्या देखेंगे, स्वर यंत्र। स्वर यंत्र देखेंगे, देखो लैरिंग्स, यह ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। यह ग्रसनी को क्या करती है, और जो श्वास नली होती है उससे जोड़ने का कार्य करती है। ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। स्वर यंत्र के दीवार जो होती है उपस्थियों के 9 टुकड़ों के द्वारा बनी होती है। यह आवाज़ निकालने में सहायक होती है। यह क्या होती है, देखो 9 टुकड़ों से बनी हुई होती है, और यह क्या करती है, आवाज़ निकालने में सहायक होती है। इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स कहा जाता है। पक्षियों में वॉइस बॉक्स का काम क्या होता है, सैरनिक्स करता है। क्या करता है, सैरनिक्स करता है वॉइस बॉक्स का कार्य, ठीक है। लैरिंग्स पर एक ढक्कन जैसी संरचना पाई जाती है। जो लैरिंग्स होता है उस पर क्या होगा, जैसे लैरिंग्स है, ठीक है, लैरिंग्स पे क्या पाई जाएगी, ढक्कन जैसी संरचना पाई जाएगी, जिसे एपिग्लॉटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिक कहते हैं। जब हम कुछ निकलते हैं या खाते हैं, ठीक है, जैसे कुछ खाते हो तो एपिग्लॉटिस क्या होती है, बंद हो जाती है, और भोजन श्वास नली में ना जाकर के ग्रास नली में जाता है। जैसे कि देखो यहाँ से है, ये ऐसे रास्ता है, ठीक है, यहाँ पे एक ही रास्ता, इसको क्या करेगा, ये सांस वाली को ऐसे बंद कर देगा, तो खाना क्या होगा, खाने वाली में ही जाएगा। जब कभी कभी आपको हिचकी आती है तो इसका मतलब खाना जो होता है श्वास नली में चला जाता है, ठीक है, खुला रह जाता है, तो हमें क्या होती है, हिचकी आने लगती हैं, ठीक है, श्वास नली में ना जाकर। जब देखो कभी कभी ऐसा होता है और भोजन श्वास नली में ना जाकर ग्रास नली में अगर चला जाएगा, ठीक, ग्रास नली में चला जाएगा, तब क्या होगा, कभी कभी एपिग्लॉटिक्स खुला रह जाता है, तो हमें क्या होता है, हिचकियाँ आने लगती हैं। देखा होगा खाते समय ऐसे ऐसे खाना फंस जाता है, हिचकियाँ आने, तब यही होता है कि वो देखो ग्रास नली में ना जाकर के श्वास नली में चला जाता है, तब क्या होती है, हिचकियाँ आती हैं। एपिग्लॉटिस का नियंत्रण मेडुला ऑब्लोगाटा करता है, ठीक है। एपिग्लॉटिस को नियंत्रित कौन करता है, मेडुला ऑब्लिगाटा करता है, ठीक है। अपन लोग फेफड़ा समझते हैं क्या होता है, तो देखो लंग्स, यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, वक्ष गुहा में पाया जाता है। यह मानव का मुख्य क्या होता है, श्वसन अंग होता है। इसकी संख्या 2 होती है, तो हर मनुष्य के पास 2 ही फेफड़े होते हैं, 4 और 6 किसी के पास नहीं होते। दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है और फेफड़ा प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा क्या होता है, ढका होता है। फेफड़े को फुफ्फुस या पल्मोनरी भी कहते हैं। फेफड़े को फुफ्फुस या पल्मोनरी भी कहते हैं। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देता है, ठीक। फेफड़ा का कार्य क्या होता है, रक्त में ऑक्सीजन को मिला देता है, जिससे रक्त का क्या हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है, ठीक। इसी को कहते हैं शुद्धिकरण रक्त का। रक्त फेफड़ा में जाकर के क्या होता है, शुद्ध होता है। श्वास नली, इसके द्वारा वायु फेफड़े के अंदर तक जाती है, ठीक है। इसके द्वारा जो होती है वायु फेफड़े के अंदर जाती है। श्वास नली लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। ट्रैकिया के बाहर कार्टिलेज को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक। जो ट्रैकिया जो होता है, ट्रैकिया के बाहर कार्टिलेज को क्या होता है, रक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, जिसे क्या कहते हैं, हाइलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइलिन कहा जाता है, ठीक है। हाइलिन, देखो हाइलिन क्या, कार्टिलेज कहते हैं। ट्रैकिया आगे जाकर 2 शाखा में बढ़ जाती है। जो ट्रैकिया होती है वो आगे जाकर के 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसको ब्रोंकियाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकियाई कहते हैं। आगे जाकर ब्रोंकियाई कई शाखाओं में टूट जाती है, जिसे ब्रैंकियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रैंकियोलस कहते हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम देख लीजिए आप, देखिए ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया कहाँ, हाइलिन हो गए, हाइलिन में जाएगी। हाइलिन क्या होगा, देखो 2 ऐसे भागों में टूट जाएगा, इसको देखो ब्रोंकी कहेंगे। ब्रोंकियाई जो होगी ब्रैंकियोलोलस में जाएगी। फिर ब्रैंकियोलोलस क्या होगी, कई शाखाओं में, इनमें गुच्छेनुमा एल्वियोली क्या होती है, लगी होती है। एल्वियोली जो होती है वायु कोष्ठक होती है। क्या होती है, वायु कोष्ठक होती है। देखो ब्रैंकियोलस के सिरों पर गोल गोल, ठीक है, जो गोल गोल गुच्छेनुमा संरचना पाई जाती है, इसे एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली गैसों के विनिमय का कार्य करती है, ठीक। विनिमय का कार्य कौन करती है, एल्वियोली करती है। जब एल्वियोली जाम हो जाती है तो उस बीमारी को क्या कहते हैं, निमोनिया। निमोनिया में यही जो एल्वियोली होती हैं, यही क्या होती है, ग्रस्त हो जाती है, तब क्या होता है, मनुष्य के जो होती निमोनिया हो जाती है, ठीक है। अगला देखिए, टीबी नामक रोग एल्वियोली में छेद हो जाते हैं। जब ये एल्वियोली में जब छेद हो जाते हैं तब क्या होता है, मनुष्य को टीबी नामक रोग हो जाता है। जब एल्वियोली पर बलगम जम जाता है तो उसे क्या कहते हैं, दमा कहते हैं। जब इन पर बलगम जम जाता है तब कहते हैं दमा हो गया, श्वास हो गई, दमा हो गया, ठीक है। एल्वियोली, ठीक है। एल्वियोली में रक्त कोशिकाएं होती है जिनमें रक्त पाया जाता है। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन Hb होता है, ठीक है। एल्वियोली Hb में ऑक्सीजन क्या करती हैं, छोड़ देती हैं, ठीक। एल्वियोली क्या करती हैं, Hb में ऑक्सीजन छोड़ देती हैं। देखो जिसमें Hb क्या होता है, जिसमें Hb क्या होता है, रूपांतरित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखो Hb जो होगा वो क्या होगा, Hb जो होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन में रूपांतरित हो जाता है, यानी कि HbO2 में रूपांतरित हो जाता है। HbO2 कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन दे देता है और यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है, जिसके फलस्वरूप CO2 निकलता है। Hb CO2 को बांध रहता है, जिससे क्या होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। क्या बनेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और पुनः एल्वियोली तक क्या होता है, वापस आता है। जब हम सांस छोड़ते हैं, निःश्वसन होता है, तो एल्वियोली में पहुंचकर CO2 बाहर क्या होगी, निकल जाएगी। इस प्रक्रिया को, यह प्रक्रिया क्या निरंतर चलती रहती है, जिसे श्वसन कहते हैं। ये हमेशा जीवन तक, जब तक हम लोगों का जीवन रहता है तब तो श्वसन की क्रिया चलती है। जैसे जीवन समाप्त हो जाता है वैसे श्वसन की क्रिया क्या, देखो श्वसन की क्रिया समाप्त होती है तब क्या होता है, जीवन समाप्त हो जाता है, ठीक। टाइडल, देखो वैल्यूम पढ़ेंगे, क्या टाइडल वैल्यूम पढ़ेंगे, क्या होती है, एक बार में, ठीक है,
एक बार में हम जितनी सांस लेते हैं या जितनी सांस छोड़ते हैं तो उसे हम टाइडल देखो वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है, टीवी कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम देखो, टाइडल का हो गया टी, वॉल्यूम का हो गया वी, टीवी कहते हैं। एक बार में टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है? 500 ml होती है। अगर पूछा जाए टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है? 500 ml होती है, आता है 1 मिनट में, ठीक है। टीवी जो होती है देखो 500 गुणे 16, ठीक, 500 गुणे 16 यानी कि 8000 ml देखो प्रति और 8L होती है, ठीक। तो और देखो टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है? देखो एक बार में ली गई अधिकतम वायु, ठीक, एक बार में जितनी भी अधिकतम वायु हम लोग लेते हैं टोटल लंग कैपेसिटी यानी कि TLC कहलाती। क्या कहलाती? TLC कहलाती। TLC लगभग, ठीक, TLC जो होती है वो लगभग देखो 6000 ml या 6 लीटर होती है, ठीक। कितनी? 6000 ml या 6 लीटर होती है। टाइडल देखो, टाइडल वॉल्यूम जो होती है TLC का जो होती है मात्रा लगभग 80% होती है। कितनी होती है? 80% होती है। जब कभी सांस लेने में हम किसी बीमारी के कारण परेशानी होती है तो वेंटिलेटर मशीन, ठीक है, जब किसी भी कारण से हमें परेशानी होती है सांस लेने में तो क्या वेंटिलेटर मशीन द्वारा कृत्रिम सांस दिया जाता है। इसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला दी जाती है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत भारी होती है। वेंटिलेटर का प्रयोग ICU में होता है, ठीक है। वेंटिलेटर का प्रयोग हमेशा क्या होता है? ICU में होता है। जब देखा होगा बहुत ही सीरियस कोई व्यक्ति होता है तो उसको ICU में क्या वेंटिलेटर पे लिटाया जाता है। अधिक गहराई पर जाने वाला गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ क्या ले जाता है? हीलियम ले जाता है। गोताखोर सिलेंडर में क्या होता है? तो हीलियम प्लस ऑक्सीजन होती है। पानी में कम गहराई तक जाने वाला गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन, जो ज़्यादा अंदर जाएगा वो क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले जाएगा। जो कम अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ले जाता है। वयस्क मानव 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। कितने? 14 से 18 बार लेता है। छोटा बच्चा 14 से 30 बार लेता है, यानी कि 14 छोटा बच्चा होता है सांस जल्दी लेता है, ठीक है। कोशिकीय श्वसन यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? यह मानव कोशिका के अंदर होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है? पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज कोशिका के अंदर ही टूट जाता है और हमें क्या होती है? ऊर्जा प्रदान होती है। इसको कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। कोशिकीय श्वसन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कोशिकीय द्रव यानी कि अनाक्षिक श्वसन, दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में यानी कि आक्षिक श्वसन। जो देखो जो कोशिका द्रव में होता है उसको कहते हैं अनाक्षिक श्वसन, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है उसको कहते हैं आक्षिक श्वसन, ठीक है। देखो इसमें समझ लेते हैं, ठीक है। ये आपकी सेल दी हुई है, ये देखिए सेल दी हुई है, ये क्या है? आपकी एक कोशिका है। ये अंदर क्या है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ऊर्जा का वाहक होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? ऊर्जा का पावर हाउस होता है। ये आपकी क्या है? कोशिका द्रव है, ठीक है। ये आपकी क्या है? कोशिका द्रव है। अब हम लोग समझते हैं कि कोशिका द्रव में श्वसन जो होता है अनाक्षिक श्वसन कैसे होता है, ठीक है। अनाक्षिक श्वसन कैसे होता है तो ये समझते हैं। देखिए यह एक कोशिका द्रव में, ठीक है, यह एक कोशिका द्रव में यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो आपका अनाक्षिक श्वसन, अनाक्षी मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो उसको कहेंगे अनाक्षी, ठीक। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अतः इसे क्या कहते हैं? अनाक्षिक श्वसन कहते हैं। अतः इसे क्या कहा जाता है? अनाक्षिक श्वसन कहा जाता है, ठीक। बीज का अंकुरण जीवाणु तथा ईस्ट में क्या होता है? अनाक्षिक श्वसन होता है। कैसा श्वसन होता है? अनाक्षिक श्वसन होता है। कोशिका द्रव में अनाक्षिक श्वसन के फलस्वरूप 4 ATP का क्या होता है? निर्माण होता है, जिसमें 2 ATP क्या होती है? ग्लूकोज को तोड़ने में ग्लाइकोलाइसिस में खर्च हो जाती हैं और 2 ATP क्या होती है? शेष बच जाती हैं। अतः ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 ATP का क्या होता है? लाभ होता है। रिमार्क देखिए क्या दिया हुआ है? ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स चक्र प्रारंभ होता है। जब ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हो जाती है उसके बाद क्या? क्रेब्स चक्र प्रारंभ होता है। ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी को देखो क्या कहते हैं? एसिटाइन। देखो क्या कहते हैं? एसिटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटाइन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? एसिटाइन कहा जाता है, ठीक। एसिटाइल कहा जाता है, ठीक है। एसिटाइल में देखो होता क्या है? देखो CA यानी कि कोएंजाइम ए को कहते हैं, ठीक। एसिटाइल किसे कहते हैं? कोएंजाइम ए को कहा जाता है, ठीक। अब माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन यानी कि ऑक्सीजन श्वसन देखिए क्या होता है? ऑक्सीजन श्वसन को समझते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन श्वसन का मतलब होगा जहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, ठीक है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसे ऑक्सीजन श्वसन कहा जाता है क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले चक्र को केप्स चक्र कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी खोज किसने अब पूछा जाए केप्स चक्र क्यों कहते हैं तो क्योंकि इसकी खोज केप्स चक्र नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। और कोशिका में देखो कोशिका द्रव में हुए ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप जब कोशिका में ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप बने 2 पायरुविक अम्ल जो बनते हैं उसी को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण अपघटन यानी कि टूटना होता है इस पायरुविक अम्ल का, ठीक। इस पायरुविक अम्ल का अपघटन देखो अपघटन जो होता है, अपघटन से 18 ATP जब ये टूटता है पायरुविक अम्ल तो क्या 18 ATP बनते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचकर 2 पायरुविक अम्ल अपघटन में कुल कितने? देखो एक जब टूटेगा तो 18 बनेंगे, 2 जब टूटेंगे तो कितने? 36 ATP बनते हैं। कितने बनेंगे? 36 ATP बनेंगे, ठीक। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमें 2 ATP का लाभ होता है। कितने? 2 ATP का लाभ होता है,
2 एटीपी का लाभ होता है, अतः कुल एटीपी की संख्या कितनी होती है? 39 होती। कितनी होती? 39 होती है। ठीक, कितनी होती है? 39 होती है। 36 प्लस 2 कितने हो गए आपके? 38 एटीपी हो गए। ठीक है, 38 एटीपी हो गए। जो केप चक्र होता है, केप चक्र में देखो, केप चक्र जब हुआ 36 प्लस 2 हुआ तो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में आपको कितने? 38 एटीपी बनेंगे। 38 एटीपी। ठीक, अब देखते हैं 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जिससे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नोट, केप्स चक्र के दौरान CO2 निकलती है। श्वसनीय पदार्थ, वैसे पदार्थ जिनका कोशिकीय श्वसन के दौरान अपघटन यानी कि टूटना होता है और हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे श्वसनीय पदार्थ कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट देखो, फिर वसा, फिर प्रोटीन। ठीक है, पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, फिर प्रोटीन। दिमाग क्या है? आंतरिक श्वसन, कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप हम सांस नहीं ले पाते, बल्कि ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण करते हैं। फेफड़ों में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन कहते हैं, जबकि कोशिका में होने वाले श्वसन को अंतःश्वसन कहते हैं। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन क्या है? देखिए, श्वसन की क्रिया में किस विधि द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है? उसे क्या कहते हैं? तो ऑक्सीकरण या फिर अपघटन कहते हैं। जंतुओं में गैसीय परिवहन किस विधि द्वारा होता है? तो परासरण या फिर विसरण द्वारा होता है। श्वसन में कितने चरण होते हैं? तो 2 चरण होते हैं। क्या श्वासोच्छ्वास में एंजाइम्स जो होता है आवश्यक होते हैं? नहीं, एंजाइम्स की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मनुष्य के श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन होता है? तो फेफड़ा होते हैं। नासा छिद्र पीछे की ओर कहाँ खुलते हैं? तो नासा द्वार में खुलते हैं। मनुष्य की श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। अधिकतर सभी बच्चे क्या वन लाइनर क्वेश्चन की ज़्यादा वो करते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सबको लगते हैं। तो देखो, थ्योरी क्लास भी करिए, साथ में वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं, टॉप जो पॉइंट होते हैं वो भी आप पढ़िए, क्योंकि ये देखो फैक्ट होता है एकदम। ठीक है, तो श्वास नली बच्ची गुहा में जाकर जब 2 भागों में विभक्त हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? ब्रोंकियाई कहते हैं। मनुष्य में गैसीय परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त के द्वारा होता है। रक्त के द्वारा पूरे बॉडी में क्या होती है? ऑक्सीजन का परिवहन होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण करता है? तो जो मेडुला ऑब्लिगाटा है वो नियंत्रण करता है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो लगभग 6 से 20 बार लेता है। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण के लिए कितना ऑक्सीजन अणुओं की आवश्यकता होती है? तो 6 O2 की 6 ऑक्सीजन के अणुओं की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखिए अणु कितने हैं? 6 दूनी 12। ठीक, कितने हैं? 12 हैं। ठीक है, फार्मूले से। ठीक है, क्या देखो, जिसका मल्टीप्लाई करोगे 12 तो 6 O2 की आवश्यकता होती है। मनुष्य की मांसपेशियों में कितने प्रकार के श्वसन होता है? तो अनाक्षी श्वसन होता है। ठीक है, और जलीय कशेरुकियों में प्रमुख श्वसनांग क्या होते हैं? तो क्लोम होते हैं। कौन होते हैं? क्लोम होते हैं। ओके, अब देखिए, दैनिक श्वसन क्रिया में मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? तो मेड्यूला ऑब्लिगाटा क्या करती है? श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? तो प्लूरल कला का बना होता है। किसका? प्लूरल कला का बना होता है। श्वसन के दौरान बाहर निकाली गई वायु में CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो 4% होती है, ली जाती है। 0.003%। जब निकाली जाती है 4%। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं कि वसा तथा प्रोटीन का श्वसन गुणांक जो RQ कितना होता है? तो 1 से कम होता है। देखो, कोशिकाओं में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीय विखंड नोपरांत यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितने ATP अणु बनते हैं? तो क्रमशः 36 से 38 अणु बनते हैं। ठीक है, ATP के। समुद्री तट पर रहने वाले व्यक्ति यदि ऊंचे पहाड़ों पर रहने लगे तो उसमें रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? तो RBC की संख्या में हीमोग्लोबिन की संख्या। अगर ऊपर रहने लगेंगे तो उसमें RBC और HB की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। समान व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है? 15 ग्राम प्रति 100 मिली होती है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। ठीक है, अगला देखिए पॉइंट देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज के एक अणु में पायरुविक रूप अम्ल के कितने अणु बनते हैं? तो 2 अणु बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र में निर्मित सभी NADH व FADH के FADH के अणु कहाँ पर जो ऑक्सीकृत होते हैं? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में। कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में होते हैं। श्वसन क्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र कहाँ पर स्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का जो क्रिस्टी होता है उसमें स्थित होता है। किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन की क्रिया किस उपकरण द्वारा मापते हैं? तो कून्स नली के द्वारा। किसके द्वारा? कून्स नली के द्वारा मापते हैं। सांस द्वारा बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है? तो 47% होता है। फेफड़ों में अशुद्ध रक्त कहाँ पे पाया जाता है? तो जो दायां निलय होता है वो क्या करता है? अशुद्ध रक्त को क्या करता है? मुक्त करता है। अगला देखते हैं वन लाइनर क्या कह रहा है। वन लाइनर देखिए, कह रहा है कि स्वरयंत्र की दीवार में कितनी उपस्थितियों का कंकाल पाया जाता है? तो 29 उपस्थितियों का कंकाल पाया जाता है। श्वास नली की शाखाओं को क्या कहते हैं? तो ब्रोंकियाई कहते हैं। श्वास नली को और किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रैकिया। किसके नाम जाना? ट्रैकिया के नाम से जाना जाता है। मानव 1 मिनट में लगभग कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार सांस लेता है।
शिशु के प्रति मिनट लगभग कितनी बार सांस लेता है? तो 20 से 40 के बार क्या होता है, सांस लेता है जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है। ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन संयोजित होकर किस अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या करता है, निर्माण करता है, जो कि अस्थायी यौगिक होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। ऑक्सीजन का प्रमुख कार्य क्या होता है? कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना। क्या? कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करने का कार्य होता है। ठीक है। देखो जो आपके देखिए जीर्णता को विलंबित कौन करता है? जीर्णता को विलंबित कौन करता है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए, बताइए जीर्णता को विलंबित कौन करता है? तो जीर्णता को साइटोकाइनिन विलंबित करता है। आपको क्लास कैसी लगी? तो चैनल पे कमेंट करके जरूर बताएं, डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखें आपको क्लास कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर में आए सभी परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो उसके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो क्लास बिल्कुल देखना ना भूलें नेक्स्ट इसकी, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।